प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है ओलाउदा एक्वियानो की यात्रा। ठीक है। ओलाउदा एक्वियानो नाइजीरिया का रहने वाला था और उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। जब दास व्यापार की शुरुआत हुई थी, पहले तो दास उनको बनाया जाता था जो कि युद्ध बंदी होते थे। युद्ध में हारे हुए लोगों को दास बना लिया जाता था और उनसे बहुत से कार्य करवाए जाते थे। ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद अब इनको पूरे यूरोप में और अन्य देशों में भी दासों की आवश्यकता बढ़ गई। काम करवाने के लिए दासों की आवश्यकता थी, तो इसने एक व्यापार का रूप ले लिया। अफ्रीका से बहुत से युवा लोगों को पकड़ कर दूसरे देशों में ले जाकर बेच दिया जाता था। तो उनमें से ही एक ओलाउदा एक्वियानो था। तो उसने अपने पूरे जीवन का, कैसे उसको गुलाम बनाया गया, कैसे उसको लेके गया, कैसे उसको आज़ादी मिली, उसके बारे में उसने लिखा। और बाद में उसने अपना पूरा जीवन जो था उसके एक दयालु मालिक के द्वारा उसको मुक्त कर दिया गया था। तो उसके बाद उसने अपना पूरा जीवन दास प्रथा के विरुद्ध प्रचार करने में अपना जीवन लगाया। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो ओलाउदा एक्वियानो नाइजीरिया का रहने वाला था। उसे 11 वर्ष की आयु में गुलाम बना लिया गया था और उसे गुलाम के रूप में ब्राज़ील में बेच दिया गया था, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्र था। उसे वहाँ पर बेच दिया गया था। वहाँ से उसे इंग्लैंड के एक कप्तान ने खरीद लिया। ठीक है। 1766 ईस्वी में उसके स्वामी ने उसे मुक्त कर दिया। इसके बाद उसने अनेक देशों में दास प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और 1789 ईस्वी में उसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था द इंटरेस्टिंग नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ ओलाउदा एक्वियानो। उसको प्रकाशित किया। ये जो उसकी पुस्तक थी वो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई और इसको अनेक भाषाओं में अनुवादित भी किया गया। इसमें ओलाउदा एक्वियानो ने एक गुलाम के रूप में अपनी पूरी यात्रा और गुलामों के जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन किया है और इस पुस्तक ने गुलाम प्रथा का अंत करने में भी मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है। तो इस बुक में उसने क्या लिखा है वो हम बताते हैं आपको। ओलाउदा एक्वियानो ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसका जन्म 1745 ईस्वी में नाइजीरिया में हुआ था। वो कहता है कि मैंने कभी भी अंग्रेज़ों के बारे में या समुद्र के बारे में नहीं सुना था। वो बताता है कि एक दिन मेरे माता पिता खेतों में गए हुए थे कृषि का कार्य करने के लिए, और उस समय दिन में 2 पुरुष और एक स्त्री जो कि अफ्रीकी थे, उन्होंने मेरे घर पर हमला किया और मुझे और मेरी छोटी बहन को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। ठीक है। उस समय मेरी आयु 11 वर्ष थी, मतलब मैं एक छोटा बच्चा ही था, 11 साल का। मेरे अपहरणकर्ताओं ने मेरी बहन को मुझसे अलग कर दिया। ले तो दोनों को गए घर से, लेकिन बाद में उन दोनों को अलग अलग कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था ये सहन करना कि मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया गया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं इस घटना के बहुत दिनों तक रोता रहा, खाने से भी इनकार करता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैं रो रहा हूँ या खाने से इनकार कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती मेरे मुंह में खाना ठूंसते रहे ताकि मैं मरूँ ना। मुझे ज़िंदा रखने के लिए ज़बरदस्ती मेरे मुंह में खाना ठूंसते रहे। फिर वो बताता है कि आगे आने वाले 6 से 7 महीनों के दौरान मुझे कई अफ्रीकी मालिकों को बेचा जाता रहा। मतलब कि ये नहीं कि वो ले गए और उन्होंने अपने पास रखा। वो कहता है 6 से 7 महीनों के दौरान मुझे बहुत से अफ्रीकी मालिकों को बेचा जाता रहा, कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी वो दूसरे को। तो ऐसे मुझे बेचा जाता रहा। वो कहता है कि हमें बंदरगाह की ओर पैदल ले जाया जाता था। मेरे साथ बहुत से लोग थे जिन्हें भी गुलाम बनाया गया था। मतलब कि जैसे इसको घर से उठा के लेके गए थे ना, वैसे और भी बहुत से लोग थे जिनको गुलाम बनाया गया था और सभी को जंजीरों से जकड़कर पंक्ति के रूप में ले जाया जाता था। और जिन लोगों ने हमें ख़रीदा था वे हमारे साथ साथ चलते थे। उनको ऐसा लगता था ना कि कहीं ये दौड़ ना जाए, इससे जंजीरों से जकड़ के रखते थे और साथ में इनके रहते थे। और अगर कोई शोर मचाता था या भागने का प्रयास करता था तो उनकी हंटर से पिटाई की जाती थी। वो बताता है कि एक दिन शाम के समय हम बंदरगाह के किनारे पहुंच गए। वहाँ पर मुझे अपनी बहन दिखाई दी। मैं बहुत खुश हुआ
उस दिन मेरी बहन और मैं एक ही तंबू में रहे और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बहन मिल गई तो मुझे सारी दुनिया मिल गई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से उसे तलाश रहा था लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही थी। मैं अपनी सारी जितनी भी मेरी परेशानियां थी, मुश्किलें थी, जितने भी अत्याचार हुए थे, मैं उन सबको भूल गया था। अपनी बहन को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन अगले दिन फिर से क्या हुआ कि मेरी बहन को मुझसे अलग कर दिया गया और उसके बाद मैंने ज़िंदगी में उसे कभी भी नहीं देखा। फिर वो बताता है कि मुझे बहुत से दूसरे गुलामों के साथ बंदरगाह में खड़े एक जहाज में ठूंस दिया गया। मतलब जब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे तो जहाज में ले जाते थे, तो कहता है कि मुझे और दूसरे गुलामों के साथ एक जहाज में ठूंस दिया गया और जहाज में सवार नाविकों की डरावनी और भयंकर शक्लें देखकर मुझे डर लग रहा था। मुझे लगा कि मैं बुरी आत्माओं की दुनिया में आ गया हूँ। ये लोग या तो मुझे शीघ्र मार के खा जाएंगे या मेरी हत्या कर देंगे। जहाज के सदस्यों ने मुझे अच्छी तरह से जांचने परखने के बाद जहाज के नीचे वाले कमरे में भेज दिया। मतलब जिस जहाज में इसको ठूंसा गया था तो वहाँ पे जो जहाज के सदस्य थे उन्होंने पहले मुझे देखा अच्छी तरह से कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, कितना काम कर सकता हूँ। मुझे जांचने परखने के बाद जहाज के नीचे वाले कमरे में भेज दिया। वो कहता है कि जब मैं इस कमरे में पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। वहाँ इतनी बदबू आ रही थी कि जितनी मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं सूंघी थी। बहुत ही गंदी बदबू वाला वो गंदा सा कमरा था और वहाँ पर बहुत सी रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि इससे पहले जिनको वहाँ पे भेजा हुआ गया था वो सब रो चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनको भी वहाँ ठूस दिया गया था, तो इसलिए उसको वो रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कहता है कि ये दृश्य देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और मैं बीमार हो गया। कहता है मेरा स्वास्थ्य इतना गिर गया था कि मुझ में खाने की भी हिम्मत नहीं थी, मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी और ना ही मुझे खाने की इच्छा कर रही थी, क्योंकि वहाँ की गंदगी, वहाँ की बदबू और वहाँ का रोना चिल्लाना सुन के मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। और मुझे लगा कि इस परेशानियों से मेरी जो मुक्ति है वो सिर्फ मृत्यु के द्वारा ही हो सकती है। अगर मैं मर जाऊं तभी मैं इन मुश्किलों से छूट सकता हूं, नहीं तो मुझे इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो कहता है कि इसी समय में दो गोरे लोग मेरे पास आए, गोरे जिनको अंग्रेजों को ये गोरे कहते थे। तो उसने कहा दो गोरे लोग मेरे पास आए और मेरे हाथ पैरों को जंजीरों से बांध दिया और मेरी जमकर पिटाई की, क्योंकि ये खाना नहीं खा रहा था, बीमार पड़ा था और कोई भी उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा था। तो कहता है मेरे हाथ पैर जंजीरों से बांधने के बाद मेरी इतनी पिटाई की गई कि जितनी मैंने जीवन में कभी भी मार नहीं खाई थी। बहुत ज़्यादा मुझे मारा गया। फिर वो बताता है कि जहाज में जो गुलाम ले जाए जाते थे उनका जीवन नरक के समान होता था। जैसे उसको लेके जाते थे ना, और वैसे ही और भी बहुत से उसमें जो गुलाम थे, तो कहता है कि उनका जीवन नरक के समान होता था। उनमें बहुत सी बीमारियां फैल गई थी, क्योंकि उनको गंदगी में ठूंस के रखा जाता था। तो उसने कहा कि वहाँ पे बहुत सी बीमारियां फैल गई थी उनमें, जैसे चेचक, पेचिश, पीला बुखार, ये कई बीमारियां थी जो उन सब में फैल गई थी और उनके दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन उनसे छुटकारा दिलाने के लिए कोई भी सामने नहीं था। इन घातक बीमारियों के कारण बिना किसी इलाज के बहुत से गुलामों की प्रतिदिन मृत्यु हो जाती थी, लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वो कह रहा है कि जो गुलाम होते थे वो इतने दर्द से करहा रहे होते थे, इतने दर्द से चिल्ला रहे होते थे कि उनको दिलकर मेरी आत्मा अंदर तक दहल जाती थी। एक दिन वो बताता है कि दो गुलामों ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनको पता था ना कि इन अत्याचारों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो इसलिए अगर वो अपनी मतलब कि या तो उनकी हत्या कर दे कोई, या उनको मृत्यु आ जाए और इन्हीं से उनको छुटकारा मिल सकता, तो उन्होंने अपनी जान देने के लिए क्या किया, नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा कभी अवसर नहीं मिला, अगर मुझे ऐसा अवसर मिल जाता तो मैं भी यही करता, क्योंकि इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि अपनी आत्महत्या कर लेना या कि हमारी कोई हत्या कर दे, लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं अपनी जान दे सकूं। उसने कहा कि जब जहाज के सदस्यों को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने सभी गुलामों की जमकर पिटाई की और हम पर निगरानी बढ़ा दी। मतलब मरने वाले तो मर गए, लेकिन बाकी जितने बचे थे उन सब की पिटाई की गई, कि उनको ये बताया गया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाएगा और हमारे ऊपर निगरानी भी बढ़ा देगी, ताकि कोई अन्य कोई ऐसा कार्य ना कर सके। फिर वो बताता है कि आखिर में ये जो जहाज़ था वो ब्राज़ील की बंदरगाह पर पहुंच गया, तो बहुत से गुलाम खरीदने वाले व्यापारी जहाज़ पर चढ़ गए। मतलब कि वहाँ पे वो व्यापार करते थे ना, तो व्यापारी आगे गुलामों को खरीदने के लिए, जैसे ये बंदरगाह पर पहुंचा तो बहुत से व्यापारी गुलामों को खरीदने के लिए जहाज़ पर आ गए। वो कहता है कि उनकी शक्लें इतनी डरावनी थी कि उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हमें खा जाएंगे। और बहुत से जो गुलाम थे, क्योंकि वो बीमार थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो वो उनको देखकर कांपने लग गए। तो इसी समय जहाज़ पर वहाँ पर पहले से रह रहे दो अफ्रीकी गुलाम आए और उन्होंने हमें समझाया कि उन्हें यहाँ मारने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि काम करने के लिए लाया गया, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम में से जो विद्रोही नहीं थे उनकी जंजीरों को खोल दिया गया, मतलब कि जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई हंगामा नहीं किया या कोई विरोध नहीं किया, तो उनकी जंजीरों को खोल दिया गया। अगर कोई भागने का प्रयास कर रहा था तो उनको उन्होंने बांध के रखा गया था, लेकिन
जो विद्रोही नहीं थे उनकी जंजीरों को खोल दिया गया और उन्हें नहाने और वस्त्र बदलने की भी अनुमति दे दी गई कि जाके नहा के साफ सुथरे होकर बाहर आ जाओ अच्छे कपड़े पहन के। फिर एक एक करके सभी बंदी बनाए गए गुलामों को बेच दिया गया। मतलब कि व्यापारी आए थे ना व्यापार गुलामों को खरीदने के लिए, तो सभी कहता है कि सभी जितने भी गुलाम थे उन सबको बेच दिया गया। कहता है कि अंत में केवल मैं ही रह गया था और मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है, मैं अकेला रह गया। अब पहले तो इतने लोग थे तो उनसे बातचीत भी कर सकता था, लेकिन उस समय तकलीफें इतनी थी कि भी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब कोई भी नहीं था जिससे मैं बातचीत कर सकता था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन आखिर में मुझे भी बेच दिया गया, किसी व्यापारी ने मुझे भी खरीद लिया गया। फिर कहता है कि मुझे खेतों में कार्य करने के लिए लगाया गया। मतलब इसका जो मालिक था ना, तो उसने इसको खेतों में काम करने के लिए लिया, खरीदा था, तो इसको खेतों में काम करने के लिए लगा दिया। वो बताता है कि यहाँ पर गुलामों पर अत्याचार किए जाते, जो खेतों में काम करने वाले थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते थे। और वो बताता तुलना करता है कि अफ्रीका में जो गुलाम होते थे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। वो अफ्रीका का था ना, नाइजीरिया का, तो उसने कहा कि हमारे वहाँ पर तो गुलामों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर गुलामों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, बहुत अत्याचार किए जाते थे। और वहाँ पर क्या किया जाता था कि जो गुलाम थे उनको परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता था, पूरा उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था जैसे परिवार के सदस्यों के साथ किया जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। फिर वो बता रहा है कि लेकिन कुछ समय के पश्चात अच्छा समय आया और मुझे एक गोरे व्यक्ति ने खरीद लिया। गोरा कौन? जो अंग्रेज जिनको ये गोरे बोलते थे, कि गोरे व्यक्ति ने मुझे खरीद लिया और मुझे अपने साथ इंग्लैंड ले आया। वो एक व्यापारी था, तो वो व्यापार करने के सिलसिले में बहुत से देशों में जाता था, तो उसके साथ मैं अनेक बार वेस्ट इंडीज़ गया व्यापार के सिलसिले में। ठीक है, तो मेरा व्यापारी एक दयालु व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसने 1766 ईस्वी में मुझे मुक्त कर दिया। कोई भी गुलाम तभी मुक्त हो सकता था जब उसका मालिक मुक्त कर दे। तो इसी प्रकार कहता है कि मेरा स्वामी बहुत अच्छा था, तो मैं उसके साथ बहुत समय तक व्यापार के सिलसिले में इधर उधर जाता रहा, लेकिन आखिर में 1766 ईस्वी में उसने मुझे मुक्त कर दिया। और इसके पश्चात अलाउद्दीन एक्वियानो ने 1797 ईस्वी तक गुलाम प्रथा के विरुद्ध एक जोरदार अभियान चलाया, क्योंकि 1797 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन 1766 से 1797 ईस्वी तक उसने गुलाम प्रथा के विरुद्ध एक अभियान चलाया, और इसीलिए उसने ये पुस्तक लिखी ताकि वो बता सके कि गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे उनको ले जाया जाता है, कैसे उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। और उसने गुलामों के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया था उसका बहुत अच्छा असर हुआ। बाद में गुलाम प्रथा को, जो दास व्यापार जो था, उसको बंद कर दिया गया और उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। धन्यवाद।